चीन का इतिहास। जब हम ये सोचते हैं तो मतलब 5,000 साल का एक बहुत बड़ा कैनवस नजर आता है। हाँ बिल्कुल, पत्थर की दीवारें, रेशम के धागे। स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक भौगोलिक शुरुआत नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब पीली नदी घाटी को सभ्यता का पालना कहते तो है, पर यह सिर्फ कहावत नहीं है। लगभग 2100 ईसा पूर्व वहाँ खेती शुरू हुई और जो बाढ़ नियंत्रण या साथ मिलकर खेती करने की जरूरतें थी, उन्होंने ही लोगों को साथ लाया। यहीं से समाज मुनज़्ज़म मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हुआ। तो जरूरत ने संगठन बनाया। फिर आते हैं राजवंश। सोर्सेज में जिक्र है श्या राजवंश का, पर वो थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, आधा मिथ आधा सच। हाँ, वो अर्ध पौराणिक काल माना जाता है, लेकिन ये शुरुआती मिथक भी महत्वपूर्ण है। क्यों? मतलब अगर ऐतिहासिक सबूत पक्के नहीं है तो? क्योंकि ये कहानियाँ भले ही पूरी तरह सच न हो, वो चीन की सांस्कृतिक पहचान और शासन के शुरुआती विचारों की नींव रखती हैं। वो बताती हैं कि वो लोग खुद को कैसे देखते थे, उनके हीरो कौन थे, उनके मूल्य क्या थे। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर ठोस सबूतों की बात करें तो वो हमें शांग राजवंश से मिलने शुरू होते हैं, लगभग 1600 ईसा पूर्व से। हाँ, वो ऑरेकल बोन्स, देववाणी हड्डियाँ। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इन पर लिखावट मिली है। ये रिकॉर्ड रखने के लिए थी या कुछ और? असल में इनका मुख्य उद्देश्य था भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी हड्डियों से? हाँ, राजा क्या करते थे कि सवाल हड्डी पर खुदवाते, फिर उसे गर्म करते थे। अच्छा। और जो चटकने का पैटर्न बनता था, उससे वो जवाब का अंदाजा लगाते थे। कमाल है। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने जो लिखा ना, उससे हमें उस जमाने के राजाओं की चिंताएं, उनके विश्वास, उनके युद्ध, मतलब समाज के बारे में सीधी जानकारी मिल जाती है। और शैंग काल की कांसे की कारीगरी भी जबरदस्त थी, खासकर हथियार और बर्तन। उससे उनकी तकनीक और समाज में जो ऊंच नीच थी उसका पता चलता है। इसके बाद आया झो राजवंश, और इनके साथ जुड़ी है वो बड़ी कॉन्सेप्ट, स्वर्ग का आदेश, मैंडेट ऑफ हेवन। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये शासक के अधिकार से जुड़ा था, पर क्या ये सिर्फ ये कहना था कि राजा को भगवान ने भेजा है? नहीं नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा और प्रभावशाली विचार था। हाँ, ये कहता था कि शासक को स्वर्ग से अधिकार मिला है। लेकिन ये कोई खाली चेक नहीं था, शर्त थी। शासक को न्यायप्रिय होना होगा, कुशल होना होगा, प्रजा का ध्यान रखना होगा। अच्छा। अगर वो जालिम या नाकारा साबित हुआ तो माना जाता था कि उसने स्वर्ग का आदेश खो दिया। तो फिर विद्रोह को एक नैतिक आधार मिल जाता था, और शासकों पर भी दबाव रहता था कि भाई अच्छा काम करो। ये चीन की राजनीतिक सोच का एक तरह से सेंट्रल पिलर बन गया। और इसी उथल पुथल के दौर में चीन के दो महान दर्शन भी उभरे, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद। हाँ बिल्कुल। ये क्या सिर्फ नैतिक बातें थी या इनका असर सरकार और समाज पर ज्यादा गहरा था? असर तो बहुत ही गहरा और टिकाऊ था। कन्फ्यूशियस ने प्रैक्टिकल ढांचा दिया, जैसे सामाजिक सद्भाव, नैतिकता, बड़ों का सम्मान, शिक्षा और खास तौर पर रिश्तों का सही निर्वाह, राजा प्रजा पिता पुत्र वगैरह। ये उस वक्त की अराजकता में स्थिरता लाने का एक तरीका था। इसने शासन को नैतिकता से जोड़ा। और ताओवाद? वहीं ताओवाद ने प्रकृति के साथ संतुलन, सादगी और चीजों को उनके नेचुरल फ्लो में स्वीकार करने पर जोर दिया। अच्छा। ये दोनों कभी कभी लगता है कि उल्टे हैं, पर असल में ये चीनी सोच के दो पहलू बन गए। एक समाज पर फोकस करता है, दूसरा व्यक्तिगत और प्राकृतिक संतुलन पर। तो एक तरफ ये फिलॉसफी और राजनीति की नींव पड़ रही थी, और दूसरी तरफ तकनीक में भी बड़े काम हो रहे थे, कागज, रेशम, दिशा सूचक यंत्र। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आविष्कार नहीं थे, इन्होंने तो खेल ही बदल दिया। कैसे? कागज की बात करें तो कागज ने ज्ञान फैलाना कितना सस्ता और आसान कर दिया। सोचिए, शिक्षा बढ़ी, नौकरशाही ज्यादा कुशल हुई, जानकारी को कंट्रोल करना भी सत्ता का एक तरीका बन गया। सही बात है। और रेशम? रेशम तो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो चीन की आर्थिक पहचान थी, विलासिता थी, दुनिया भर में उसकी इज्जत का प्रतीक था।
और दिशा सूचक यंत्र ने समुद्री यात्राओं को मुमकिन बनाया, दुनिया को जोड़ा, चीन का प्रभाव बढ़ाया। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, ये ताकत और असर के साधन थे। और जाहिर है इन सब चीजों को संभालने के लिए इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा इलाका, एक अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी होगी। यहीं से वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी यानी केंद्रीकृत नौकरशाही का रोल आता है। बिल्कुल, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम तो चाहिए ही था। अधिकारियों की भर्ती कैसे होगी, टैक्स कैसे जमा होगा, कानून कैसे लागू होंगे, हाँ, इन सब के लिए एक ढांचा जरूरी था। बाद में तो कन्फ्यूशियवाद के असर से मेरिट के आधार पर परीक्षा प्रणाली भी बनी। अच्छा। और इसी के साथ समाज में परिवार को बहुत अहमियत दी गई, उसे समाज की मूल इकाई माना गया। बड़ों का सम्मान, एक स्पष्ट हायरार्की, व्यवस्था पर जोर, ये सब उस बड़ी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते थे। और फिर आता है सिल्क रोड। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, विचारों के आने जाने का भी रास्ता था। निश्चित रूप से सिल्क रोड एक जाल था जो चीन को मध्य एशिया, फारस, भारत, यहाँ तक कि रोम से जोड़ता था। रेशम तो सबसे मशहूर चीज थी, पर मसाले, कीमती पत्थर, धातुएं सब इधर उधर होता था। लेकिन विचारों का क्या? वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, बौद्ध धर्म। हाँ, वो इसी रास्ते से भारत से चीन पहुंचा और वहाँ की कला, दर्शन, संस्कृति में ऐसा घुल मिल गया कि पूछिए मत। ये दिखाता है कि कैसे व्यापारिक रास्ते सभ्यताओं के बीच गहरे सांस्कृतिक लेन देन को जन्म देते हैं। तो अगर हम इस पूरी शुरुआती कहानी को देखें, पीली नदी के किनारे जड़ें जमाना, राजवंशों का बनना बिगड़ना, स्वर्ग के आदेश जैसी राजनीतिक सोच, कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद जैसे दर्शन, कागज और शीशम जैसे बड़े आविष्कार, एक मुनज़्ज़म प्रशासन और सिल्क रोड से दुनिया से जुड़ना। हाँ, ये सब मिलकर वो बुनियाद तैयार कर रहे थे जिस पर आगे चलकर चीन की महान सभ्यता खड़ी हुई। बिल्कुल। जैसा कि एक स्रोत में कहा भी गया है, यह नींव का युग था, लेकिन चीन का स्वर्ण युग अभी आना बाकी था। ये सारी चीजें उस आने वाले कल की तैयारी थी एक तरह से। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये पुरानी अवधारणाएं जैसे स्वर्ग का आदेश या सामाजिक सद्भाव पर इतना जोर देना, क्या ये आज भी चीन के अंदर सत्ता और समाज को लेकर सोच को किसी न किसी तरह प्रभावित करती होंगी? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इन शुरुआती दौर के अध्ययन से ऐसे सवाल उठते हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। नमस्कार। चीन का इतिहास देखें तो हजारों साल की कहानी है। इसमें महान दौर भी रहे और बाहरी दुनिया से उथल पुथल वाले पल भी। जी हाँ। आज हम चीन के कुछ बहुत ही अहम और दिलचस्प राजवंशों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हान, तांग, युआन और मिंग राजवंशों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये वो राजवंश है जिन्होंने चीन के समाज, उसकी तकनीक और दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सही। तो आज हम देखेंगे कि इन स्रोतों से स्थिरता, सांस्कृतिक शिखर, बाहरी शासन का अनुभव और फिर वो दुनिया से कट जाने वाली नीति, ये सब बातें कैसे सामने आती हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हान राजवंश से। ये था करीब 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक। जानकारी बताती है कि इन्होंने एक मजबूत मतलब सेंट्रलाइज्ड सरकार बनाई। हाँ। और पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने प्रशासन का पूरा तरीका ही बदल दिया, समझिए। एकदम सही। एक मेरिट आधारित सिस्टम की नींव रखी उन्होंने। और इनका साम्राज्य भी काफी फैला। कोरिया, वियतनाम, मध्य एशिया तक पहुंच गए थे ये लोग। और इसी स्थिरता का जो आपने जिक्र किया, उसका नतीजा था कि तकनीक में गजब की तरक्की हुई। अच्छा। जैसे कि अरे सोचिए, कागज का बनना जो आज हम सब के लिए कितना आम है, फिर वो भूकंप का पता लगाने वाला सिस्मोग्राफ, खगोल विज्ञान में काफी काम हुआ। ये सब हान दौर की देन है। कमाल है। और इसी स्थिरता की वजह से ही रेशम मार्ग, सिल्क रोड जिसे कहते हैं, वो खूब फला फूला। हाँ, सुना है उसके बारे में काफी। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा, बल्कि आइडियाज, टेक्नोलॉजी, वो सब भी दूर दूर तक फैली। तो ये दिखाता है कि एक स्थिर माहौल कैसे इनोवेशन और ट्रेड को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। फिर इसके बाद तस्वीर बदलती है और आता है तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक। इसे तो अक्सर चीन का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। जो जानकारी है वो बताती है कि इस दौर में कला, कविता, साहित्य मतलब अपने चरम पर थे, शिखर पर। राजधानी थी चांगआन। कहते हैं दुनिया भर के लोगों से गुलजार रहती थी। व्यापारी, कलाकार, राजदूत सब खींचे चले आते थे। एकदम कॉस्मोपॉलिटन माहौल।
और दिलचस्प बात यह है, जो आपने माहौल की बात की, ये खुलापन सिर्फ व्यापार या कला तक ही नहीं था। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस दौर में धार्मिक सहिष्णुता भी कमाल की थी। बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, इस्लाम और भी कई मान्यताएं थी जो एक साथ फल फूल रही थी। वाह, ये तो बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। ये टांग समाज के खुलेपन और दुनिया के साथ उसके गहरे जुड़ाव का सबूत। चांगान सिर्फ एक शहर नहीं था, वो विचारों के आदान प्रदान का एक ग्लोबल हब बन गया था। तो तांग राजवंश के इस खुलेपन के बाद चीन के इतिहास में एक बिल्कुल अलग मोड़ आया। मंगोल शासक कुबुले खान ने युआन राजवंश की नींव रखी 1271 से 1368। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, इसके जरिए चीन एक बहुत बड़े विशाल यूरेशियन नेटवर्क का हिस्सा बन गया। यूरेशियन नेटवर्क मतलब मंगोल साम्राज्य पश्चिम में यूरोप तक, मध्य पूर्व तक फैला हुआ था और चीन इस पूरी विशाल व्यवस्था का एक अहम सेंटर बन गया। अच्छा। तो व्यापार और कम्युनिकेशन के रास्ते वो पहले से कहीं ज्यादा खुल गए। हाँ, ये जरूर था कि ये बाहरी शासन के तहत हुआ, लेकिन जुड़ाव बढ़ा। समझ गया। तो मंगोलों के बाद फिर से हान चीनी शासन लौटा मिंग राजवंश के साथ 1368 से 1644 तक। जी। और इनके शुरुआती दौर की एक बात तो मुझे हमेशा हैरान करती है, एडमिरल झंग हे की समुद्री यात्राएं। हाँ, वो तो कमाल ही थी। स्रोत बताते हैं कि उनके जहाजों का बेड़ा अफ्रीका, भारत, अरब तक पहुंचा था। उस जमाने के हिसाब से तो ये मतलब कल्पना से भी परे लगता है ना कमाल की बात। और यहीं पर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। विरोधाभास कैसा? यही कि दुनिया नापने के जबरदस्त जज्बे के कुछ ही समय बाद मिंग राजवंश ने अचानक जैसे अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा क्यों? वो बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदरूनी मामलों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और उन्होंने चीन की महान दीवार को और मजबूत करना शुरू किया। सोचिए, एक तरफ दुनिया खोजने निकलना और फिर खुद को दुनिया से अलग कर लेना। ये तो वाकई अजीब है। तो हमने आज देखा कि कैसे इन राजवंशों की कहानी सामने आती है। हान राजवंश की स्थिरता और नई खोजें। हाँ, फिर तांग का वो सांस्कृतिक शिखर और खुलापन। युआन के दौर का वो बड़ा एकीकरण, भले ही बाहरी शासन में। और फिर मिंग राजवंश की वो शुरुआती समुद्री यात्राएं और उसके बाद का वो एकाकीपन, वो आइसोलेशन। बिल्कुल। तो ये सब जानकारी हमें इन स्रोतों से मिलती है। और जैसा कि आखिर में स्रोत याद दिलाते हैं, ये एकाकीपन, ये आइसोलेशन बाद में चीन के लिए काफी महंगा साबित हुआ, खासकर तब जब औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी ताकतें उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास में ये जो चक्र है, कभी दुनिया के लिए खुल जाना और कभी खुद को समेट लेना, इसका आखिर मतलब क्या है? सही सवाल है। क्या अतीत में लिए गए ये फैसले आज भी किसी न किसी तरह गूंजते हैं? खैर, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं, किंग राजवंश, क्रांति और माओ का चीन के कुछ अंश, ये हमें उस दौर में ले जाते हैं। बिल्कुल। किंग राजवंश के पतन से लेकर अपमान के दौर, क्रांति और फिर माओ जेडोंग का उदय। हाँ, ये पूरी कहानी इसमें है। हमारा मकसद रहेगा उन मुख्य घटनाओं और बदलावों को समझना जिन्होंने आज के चीन को आकार दिया, खासकर उस दौर में। शुरुआत करते हैं किंग राजवंश से। ये 1644 से 1912 तक चला। हाँ, चीन का आखिरी शाही राजवंश। और इसमें मांचू लोगों का शासन था, है ना? जी, मांचू शासक थे और इनका साम्राज्य काफी बड़ा था। तिब्बत, शिनजियांग, मंगोलिया, ये सब शामिल थे। अर्थव्यवस्था भी उस समय ठीक ठाक थी। हाँ, अर्थव्यवस्था मजबूत थी, पर एक दिक्कत थी। बाहरी दुनिया में जो औद्योगिक बदलाव हो रहे थे, अच्छा, उन्हें अपनाने में थोड़े धीमे रहे। और शायद यहीं से मुश्किल शुरू हुई। मतलब राजवंश शक्तिशाली तो था, पर बाहरी दुनिया के साथ कदम नहीं मिला पाया। बिल्कुल सही। और यहीं से असल दिक्कतें सामने आने लगी। 19वीं सदी के मध्य में आप देखें तो 1839 के आसपास, हाँ, ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर चीन में अफीम भेजना शुरू कर दिया। अफीम कहाँ से? हाँ, भारत से। इसकी तस्करी होने लगी और इससे चीन में एक बड़ा नशे का संकट खड़ा हो गया। और चीन ने इसे रोकने की कोशिश की होगी। हाँ, बिल्कुल की। लेकिन नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया, पहला अफीम युद्ध। ओह। और इसमें चीन हार गया। ओह, और इसी हार के बाद हुई वो नानकिंग की संधि। जी, और ये सिर्फ एक संधि नहीं थी, इसने चीन की जो सदियों पुरानी सोच थी ना कि हम दुनिया के केंद्र हैं, उसको तोड़ दिया। हाँ। हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा, कई बंदरगाह विदेशियों के लिए खोलने पड़े
नियंत्रण चला गया एक तरह से। और इसी को अपमान का शतक कहते हैं। हाँ, यहीं से वो दौर शुरू होता है, अपमान का शतक। ये एक बहुत गहरी राष्ट्रीय चोट थी। इसका असर अगले 100 साल की राजनीति पर रहा। और ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं था, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अंदर भी गड़बड़ चल रही थी। बिल्कुल, अंदरूनी उथल पुथल भी जबरदस्त थी। पहले हुआ ताइपिंग विद्रोह। हाँ, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। इतिहास के सबसे घातक गृह युद्धों में से एक माना जाता है इसे। एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन था जिसने दक्षिणी चीन को लगभग तबाह कर दिया। बाप रे, फिर वो बॉक्सर विद्रोह। हाँ, उसके बाद बॉक्सर विद्रोह हुआ। ये विदेशियों के बढ़ते असर के खिलाफ था, लेकिन इसे भी कई विदेशी ताकतों ने मिलकर कुचल दिया। तो 1900 आते आते चीन की हालत काफी नाजुक हो गई थी, अंदर से भी बाहर से भी। हाँ, कह सकते हैं कि चीन बिखर चुका था, अपमानित था और माहौल क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार था। यहाँ से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। शुरुआत में एक लाइन है, ड्रैगन घायल था पर हारा नहीं था। वाह। और इसी माहौल में 1911 में क्रांति हुई। सन यात-सेन, उन्होंने नेतृत्व किया। जी, सन यात-सेन और उनके साथियों ने किंग राजवंश को उखाड़ फेंका और चीन गणराज्य की स्थापना हुई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, गणतंत्र बनने के बाद भी मुश्किलें रही? मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि शायद बढ़ गई। इसके बाद एक अराजकता का दौर आया जिसे सरदार युग या वॉरलॉर्ड एरा कहते हैं। सरदार युग मतलब पूरे देश में अलग अलग सैनिक कमांडर अपने अपने इलाकों पर कब्जा करके बैठ गए और आपस में लड़ने लगे। केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। तो देश एक तरह से टूट गया था। हाँ, बिल्कुल। और इसी बिखराव के बीच दो बड़ी ताकतें उभर कर सामने आईं। एक तरफ थी कोमिंतांग यानी नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरी थी नई बनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और इन दोनों के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया। और ये सब चल ही रहा था कि एक और बड़ा खतरा आ गया, जापान। हाँ, ये अंदरूनी लड़ाई चली रही थी कि जापान ने दखल देना शुरू कर दिया। 1931 में उन्होंने चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर कब्जा। और फिर 1937 में तो उन्होंने चीन पर पूरा हमला ही बोल दिया। और यहीं पर वो नानजिंग नरसंहार हुआ था। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही भयानक घटना थी वो। कहते हैं करीब 3 लाख निहत्थे चीनी नागरिक मारे गए थे। 3 लाख? बाप रे। इस जापानी हमले के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ समय के लिए नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। अच्छा। अपने मतभेद भुला दिए। अच्छा, एक साथ लड़े वो। हाँ, कुछ समय के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया। लेकिन ये एकता ज्यादा टिकी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान ने हार मानी, वैसे ही चीन में इन दोनों के बीच गृह युद्ध फिर से भड़क गया। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्टों के बीच। जी, और ये अगले 4 साल तक चला। बहुत भयानक लड़ाई हुई। और आखिर में 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। हाँ, 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने बीजिंग से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। इसके बाद फिर बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू हुए, जैसे भूमि सुधार, जमींदारों से जमीनें लेकर किसानों में बांटना, फिर सामूहिकीकरण, मतलब निजी खेती खत्म करके बड़े बड़े सरकारी फार्म बनाना। लेकिन माओ के दौर में सब कुछ ठीक नहीं रहा। स्रोत कुछ मुश्किल चीजों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ कुछ सामाजिक सुधार हुए, वहीं कुछ नीतियाँ बहुत विनाशकारी साबित हुई। खासकर 1950 के दशक के अंत में ग्रेट लीप फॉरवर्ड। हाँ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद तो शायद चीन को तेजी से औद्योगिक बनाना था। मकसद तो यही था, लेकिन तरीके बहुत गलत थे। खेती पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को घर के पीछे छोटी भट्टियों में स्टील बनाने को कहा गया। स्टील घर के पीछे? हाँ, नतीजा ये हुआ कि खेती बर्बाद हो गई और इतिहास का शायद सबसे भयानक अकाल पड़ा। करोड़ों लोग मारे गए इसमें। करोड़ों? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसके बाद वो सांस्कृतिक क्रांति। हाँ, 1966 से लेकर लगभग 1976 तक ये एक और भयानक दौर था। माओ ने पार्टी में अपने विरोधियों को हटाने और समाज पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए युवाओं को भड़काया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक सफाया हुआ। बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, कलाकारों को निशाना बनाया गया, उन्हें सताया गया। और चीन की जो हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत थी, मंदिर, किताबें, कलाकृतियां, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो मतलब 1970s के दशक तक आते आते चीन की हालत? हाँ, 1970s के दशक तक चीन दुनिया से काफी हद तक कट चुका था। अलग थलग था, गरीब था
और अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा था। तो ये जो हमने आज देखा, कैसे चीन एक शाही ताकत से टूटकर, अपमान सहकर, फिर क्रांति, गृह युद्ध और आखिर में माओ के कम्युनिस्ट शासन तक पहुंचा, ये वाकई एक बहुत ही तेज और उथल पुथल भरा सफर था। बिल्कुल, 100 साल से भी कम समय में इतने बड़े बदलाव। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि 1970 के दशक की ये जो स्थिति थी अलगाव और संघर्ष की, ये तब तक बनी रही जब तक एक नए नेता ने सब कुछ बदल नहीं दिया। अच्छा। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो नया नेता कौन था और उसने ऐसे क्या बदलाव किए होंगे जिन्होंने चीन को उस स्थिति से निकालकर आज के रास्ते पर डाल दिया। ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है स्रोत। हमारा मकसद है इस सफर के जरूरी मोड़ समझना और नतीजों को भी, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, इन जानकारियों के आधार पर हम कोशिश करेंगे उन नीतियों को, उन घटनाओं को और हाँ, उन इरादों को समझने की जिन्होंने 1970 के दशक के आखिर से लेकर आज तक चीन के इस जबरदस्त बदलाव को दिशा दी है। तो फिर शुरुआत शायद डेंग शाओपिंग के दौर से करनी चाहिए जी। 1978 के आसपास। हाँ, बिल्कुल, उनका वो बड़ा मशहूर व्यवहारिक नजरिया, वही बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक चूहे पकड़े अच्छी है जी, मतलब नतीजों पर फोकस। सही। और उस समय के हिसाब से ये सोच मतलब काफी अलग थी। इसी सोच ने फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZs के लिए रास्ता बनाया होगा। जी हाँ, और दस्तावेजों में शेंजन का जिक्र खास तौर पर आता है। अच्छा, शेंजन, एक छोटा सा गांव कैसे एकदम से तेजी से विकास का सिंबल बन गया। यहीं से चीन की वो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ पहली, आप कह सकते हैं, बड़ी पहल हुई। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था, ये सुनने में ही थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, है भी। मतलब एक ऐसा अनोखा मिक्सचर जहाँ बाजार की ताकतों को तो जगह दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल खासकर जरूरी उद्योगों पर मजबूत बना रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा, अरे विश्लेषण तो यही बताते हैं कि विदेशी निवेश की जैसे बाढ़ आ गई। अच्छा, एकदम से? हाँ, और इसने चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त ताकत दी। सही कहा। और इसका असर फिर दूर तक गया होगा? बिल्कुल, तेजी से शहरीकरण हुआ। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। करोड़ों लोग? जी, और देखते ही देखते मेड इन चाइना का टैग पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। हाँ, वो तो है। ये जो एक्सपोर्ट पर आधारित विकास का मॉडल था, ये कामयाब रहा और इसने चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन के बिल्कुल सेंटर में ला दिया, जिसे उसे न सिर्फ आर्थिक, हाँ, बल्कि बाद में राजनीतिक बढ़त भी मिली। लेकिन ये कहानी सिर्फ कामयाबियों की तो नहीं है। इन विश्लेषणों में 1989 के तियानानमेन स्क्वायर का भी जिक्र आता है। हाँ, जरूर आता है, जहाँ लोकतंत्र की मांगों पर काफी सख्ती बरती गई। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये आर्थिक खुलापन और वो राजनीतिक नियंत्रण, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चली? ये बहुत अहम सवाल है और जो जानकारी सामने आती है वो यही दिखाती है कि चीन के नेतृत्व ने इसे एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखा। बैलेंसिंग एक्ट? हाँ, मतलब आर्थिक तरक्की को तो बढ़ाना है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता और पार्टी का कंट्रोल वो हर कीमत पर बनाए रखना है। ये एक मुश्किल रास्ता था जो चीन ने चुना। और तियानानमेन इसी तनाव का नतीजा था। हाँ, आप कह सकते हैं वो इसी तनाव का एक दुखद उदाहरण था। फिर 21वीं सदी में आते हैं। 2001 में चीन का WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना, इसे भी एक बड़ा पड़ाव माना जाता है। जी बिल्कुल, WTO सदस्यता बहुत अहम थी। इसका असल मतलब क्या था चीन के लिए? क्या सिर्फ व्यापार बढ़ा? व्यापार तो बढ़ा ही। जानकारी यही बताती है कि इससे चीन को वैश्विक व्यापार के नियमों के तहत एक पहचान मिली, एक स्थापित जगह मिली, एक्सपोर्ट और बढ़े। लेकिन साथ ही उसे अपने बाजार भी विदेशी कंपनियों के लिए, कंपटीशन के लिए पहले से ज्यादा खोलने पड़े। तो इसने चीन की अर्थव्यवस्था को दुनिया से और गहराई से जोड़ा। और फिर आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये तो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, ये सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों का प्रोजेक्ट तो नहीं लगता, जैसा अक्सर कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण इसे चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कोशिश मानते हैं। रणनीतिक कोशिश? जी, सोचिए, 100 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके चीन ने न सिर्फ व्यापार के नए रास्ते खोले, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सीधे अपने साथ जोड़ा। अच्छा, और इसी दौरान शायद वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेल भी हुए थे। हाँ बिल्कुल, वो भी एक तरह से राष्ट्रीय गौरव और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच बने थे। इन दस्तावेजों में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर भी बात होती होगी। हाँ, काफी विस्तार से, जैसे अपनी नौसेना को मॉडर्न बनाना, अंतरिक्ष में उनके बढ़ते कदम, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में नंबर 1 बनने की होड़।
और वो दक्षिण चीन सागर का मुद्दा। हाँ, दक्षिण चीन सागर में अपनी दावेदारी मजबूत करना, ये सब चीन की बढ़ती ताकत और उसके बड़े इरादों को दिखाते हैं। पर क्या मौजूदा चुनौतियों का भी जिक्र है? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बस अच्छा ही अच्छा चल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्लेषण साफ तौर पर आज की चुनौतियों को भी सामने रखते हैं। जैसे एक तो आर्थिक विकास की रफ्तार अब पहले जैसी तेज नहीं रही, थोड़ी धीमी पड़ी है। अच्छा। फिर आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, इसका अर्थव्यवस्था पर, समाज पर असर पड़ेगा। पर्यावरण की चिंताएं तो हैं ही, गंभीर हैं। और अमेरिका के साथ जो तनातनी चल रही है, हाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, खासकर व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे वो सेमीकंडक्टर चिप्स वाला मामला। वो तो है। तो ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर इन सब स्रोतों को देखें तो आज चीन की क्या तस्वीर उभरती है, एक लाइन में कहें तो? इन दस्तावेजों के आधार पर देखें तो तस्वीर एक ऐसे देश की है जिसका लक्ष्य साफ है, 21वीं सदी के मध्य तक दुनिया की सबसे बड़ी अग्रणी शक्ति बनना। अच्छा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको जबरदस्त आर्थिक तरक्की भी दिखेगी, मजबूत राजनीतिक नियंत्रण भी, और दुनिया के मंच पर बड़े बड़े इरादे भी, सब एक साथ। वाकई इन जानकारियों से चीन के गजब के बदलाव का सफर साफ नजर आता है। कुछ दशक पहले के सुधारों से लेकर आज वो दुनिया के मंच पर एक सेंट्रल प्लेयर बन गया है। निश्चित रूप से, जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, ये सफर प्राचीन राजवंशों से हाई स्पीड ट्रेनों तक, रेशम के धागों से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक का है। वाह। ये असल में चीन के लचीलेपन और निरंतर काया पलट की कहानी है। मतलब खुद को लगातार बदलते रहने और नई सिचुएशन के हिसाब से ढालने की उसकी जो क्षमता है, उसको दिखाता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। खुद को लगातार नए सिरे से गढ़ने का, बदलते रहने का ये जो अथक प्रयास है चीन का, ये आने वाले दशकों में चीन और बाकी दुनिया के भविष्य को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, सोचने वाली बात है। चीन का जो डिजिटल युग है और उसका जो वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है, आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है उसमें चीन की टेक तरक्की, उसके सर्विलांस सिस्टम, इंटरनेट कंट्रोल और वो महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI और ग्लोबल डिप्लोमेसी, इन सब पर काफी कुछ है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि चीन कैसे 21st सेंचुरी में एक डिजिटल और ग्लोबल पावर बन रहा है। चलिए देखते हैं। जी, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चीन की जो ये तकनीकी तरक्की है और जो उसकी वैश्विक पहुंच है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई है और दुनिया पर इसका असर क्या पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर शुरुआत चीन की टेक कंपनियों से ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। इन सोर्सेज में ये साफ दिखता है कि कैसे अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे, इन कंपनियों ने न सिर्फ चीन में बल्कि शायद ग्लोबल लेवल पर भी ई-कॉमर्स, फिनटेक, कम्युनिकेशन, इन सबको कैसे बदल दिया है। हाँ, और वीचैट का जिक्र जो खास तौर पर है, उसे तो एक सब कुछ ऐप जैसा बताया गया है। हाँ वही, पेमेंट, मैसेजिंग, शॉपिंग, यहाँ तक कि सरकारी सर्विसेज भी सब एक ही ऐप में। और वो QR कोड वाले पेमेंट तो हर जगह, मतलब पूरी इकोनॉमी ही मोबाइल फर्स्ट हो गई है वहाँ। हाँ सही बात है। हाँ, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ एक बहुत ही कंट्रोल्ड इंटरनेट माहौल में हो रहा है। हाँ, वो ग्रेट फायरवॉल। बिल्कुल, उसका जिक्र बार बार आता है इन पेपर्स में। हाँ। ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी जो बाहरी साइट्स है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि जो घरेलू प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पनपने का, फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है। और साथ ही ऑनलाइन स्पेस में सरकार का जो नजरिया है, जो नैरेटिव है, वो हावी रहता है। तो ये एक तरह से एक बंद लेकिन बहुत ही पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम बन जाता है। और इसी से जुड़ा है वो डिजिटल निगरानी वाला पहलू, है ना? हाँ, सोर्सेज में इस पर काफी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पब्लिक स्पेस में और सोशल क्रेडिट सिस्टम। जी। ये सिस्टम जैसा बताया गया है कि लोगों के व्यवहार पर नजर रखता है। हाँ। मतलब अच्छा बर्ताव करो तो इनाम, जी। जैसे टाइम पर बिल भरो। हाँ। और बुरा काम करो, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़े या कहीं स्मोकिंग की, तो पॉइंट्स कटते हैं, जिसका असर फिर शायद ट्रैवल या लोन लेने पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये चीज पब्लिक सेफ्टी बनाम प्राइवेसी की बहस को और तेज कर देती है। हाँ। जिसका जिक्र इन सोर्सेज में भी है। सही है। और यहाँ जो दिलचस्प
अच्छा। हाँ, ये विकासशील देशों में, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अफ्रीका में देखिए, माइनिंग, सड़कों, स्टेडियमों में कितना चीनी निवेश है। हाँ, सुना है। और लैटिन अमेरिका के साथ भी व्यापारिक रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ सोर्सेज में आलोचना भी है। हाँ, वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाली बात। बिल्कुल, कि देशों को ऐसे कर्जों में फंसा दिया जाता है जिनसे निकलना मुश्किल हो। तो ये पहलू BRI की कहानी को और पेचीदा बना देता है। अच्छा, इकोनॉमिक असर के अलावा चीन की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी जिक्र है इन सोर्सेज में। हाँ है, जैसे दुनिया भर में वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का नेटवर्क है जो चीनी भाषा और संस्कृति सिखाते हैं जी। और कोविड-19 के टाइम पे भी, जैसा रिपोर्ट्स में है, चीन ने कई देशों को मास्क, वैक्सीन वगैरह की मदद भेजी थी। हाँ, वो मास्क डिप्लोमेसी। हाँ, और साथ ही CGTN जैसे जो उनके इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके जरिए ग्लोबल लेवल पर अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश। ये सब मिलकर दिखाता है कि चीन का जो वैश्विक प्रभाव है वो कितना मल्टी डायमेंशनल है। मतलब आर्थिक भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा भी है, सांस्कृतिक भी है और सूचना के स्तर पर भी है। ये सिर्फ सामान या पैसा भेजना नहीं है, बल्कि प्रभाव और विचारों का भी विस्तार है। तकनीक और ग्लोबल पहुंच का ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत अलग है। तो इन सब स्रोतों को देखकर क्या मुख्य बात निकल कर आती है? एक तो ये कि चीन ने अपने देश में एक बहुत पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है। हाँ, जिसमें उसकी अपनी टेक कंपनियां हैं, बड़े पैमाने पर निगरानी है और इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण है। बिल्कुल। और फिर इसी डिजिटल फाउंडेशन पर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सॉफ्ट पावर के जरिए अपना ग्लोबल असर तेजी से बढ़ा रहा है। सही। जैसे कि एक स्रोत में बहुत अच्छे से कहा गया है, चीन सिर्फ सड़कें और रेलवे नहीं बना रहा है, वो एक डिजिटल साम्राज्य बना रहा है। और एक दूसरा विश्लेषण इसे और आगे ले जाता है। वो कहता है, चीन का प्रभाव अब उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह हर महाद्वीप तक पहुंचने वाला एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। हाँ। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि चीन की जो बढ़ती हुई डिजिटल ताकत है और उसकी जो वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की महत्वाकांक्षा है, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तो भविष्य में इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल ऑर्डर को ये कैसे आकार देंगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये जो गठजोड़ है दुनिया के लिए, इसके क्या मायने हैं, इस पर वाकई विचार करना जरूरी है। नमस्कार। चीन का इतिहास देखें तो हजारों साल की कहानी है। इसमें महान दौर भी रहे और बाहरी दुनिया से उथल पुथल वाले पल भी। जी हाँ। आज हम चीन के कुछ बहुत ही अहम और दिलचस्प राजवंशों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हान, तांग, युआन और मिंग राजवंशों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये वो राजवंश है जिन्होंने चीन के समाज, उसकी तकनीक और दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सही। तो आज हम देखेंगे कि इन स्रोतों से स्थिरता, सांस्कृतिक शिखर, बाहरी शासन का अनुभव और फिर वो दुनिया से कट जाने वाली नीति, ये सब बातें कैसे सामने आती हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हान राजवंश से। ये था करीब 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक। जानकारी बताती है कि इन्होंने एक मजबूत मतलब सेंट्रलाइज सरकार बनाई। हाँ। और पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने प्रशासन का पूरा तरीका ही बदल दिया, समझिए। एकदम सही। एक मेरिट आधारित सिस्टम की नींव रखी उन्होंने। और इनका साम्राज्य भी काफी फैला। कोरिया, वियतनाम, मध्य एशिया तक पहुंच गए थे ये लोग। और इसी स्थिरता का जो आपने जिक्र किया, उसका नतीजा था कि तकनीक में गजब की तरक्की हुई। अच्छा। जैसे कि अरे सोचिए, कागज का बनना जो आज हम सब के लिए कितना आम है, फिर वो भूकंप का पता लगाने वाला सिस्मोग्राफ, खगोल विज्ञान में काफी काम हुआ। ये सब हान दौर की देन है। कमाल है। और इसी स्थिरता की वजह से ही रेशम मार्ग, सिल्क रोड जिसे कहते हैं, वो खूब फला फूला। हाँ, सुना है उसके बारे में काफी। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा, बल्कि आइडियाज, टेक्नोलॉजी, वो सब भी दूर दूर तक फैली। तो ये दिखाता है कि एक स्थिर माहौल कैसे इनोवेशन और ट्रेड को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। फिर इसके बाद तस्वीर बदलती है और आता है तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक। इसे तो अक्सर चीन का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। जो जानकारी है वो बताती है कि इस दौर में कला, कविता, साहित्य मतलब अपने चरम पर थे, शिखर पर। राजधानी थी चांगआन। कहते हैं दुनिया भर के लोगों से गुलजार रहती थी। व्यापारी, कलाकार, राजदूत सब खींचे चले आते थे। एकदम कॉस्मोपॉलिटन माहौल। और दिलचस्प बात यह है, जो आपने माहौल की बात की, ये खुलापन सिर्फ व्यापार या कला तक ही नहीं था। अच्छा।
स्रोत बताते हैं कि इस दौर में धार्मिक सहिष्णुता भी कमाल की थी। बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, इस्लाम और भी कई मान्यताएं थी जो एक साथ फल फूल रही थी। वाह, ये तो बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। ये टांग समाज के खुलेपन और दुनिया के साथ उसके गहरे जुड़ाव का सबूत है। चांगान सिर्फ एक शहर नहीं था, वो विचारों के आदान प्रदान का एक ग्लोबल हब बन गया था। तो टांग राजवंश के इस खुलेपन के बाद चीन के इतिहास में एक बिल्कुल अलग मोड़ आया। मंगोल शासक कुबुले खान ने युआन राजवंश की नींव रखी 1271 से 1368। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, इसके जरिए चीन एक बहुत बड़े विशाल यूरेशियन नेटवर्क का हिस्सा बन गया। यूरेशियन नेटवर्क मतलब मंगोल साम्राज्य पश्चिम में यूरोप तक, मध्य पूर्व तक फैला हुआ था और चीन इस पूरी विशाल व्यवस्था का एक अहम सेंटर बन गया। अच्छा। तो व्यापार और कम्युनिकेशन के रास्ते वो पहले से कहीं ज्यादा खुल गए। हाँ, ये जरूर था कि ये बाहरी शासन के तहत हुआ, लेकिन जुड़ाव बढ़ा। समझ गया। तो मंगोलों के बाद फिर से हान चीनी शासन लौटा मिंग राजवंश के साथ 1368 से 1644 तक। जी। और इनके शुरुआती दौर की एक बात तो मुझे हमेशा हैरान करती है, एडमिरल झंग हे की समुद्री यात्राएं। हाँ, वो तो कमाल ही थी। स्रोत बताते हैं कि उनके जहाजों का बेड़ा अफ्रीका, भारत, अरब तक पहुंचा था। उस जमाने के हिसाब से तो ये मतलब कल्पना से भी परे लगता है ना कमाल की बात। और यहीं पर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। विरोधाभास कैसा? यही कि दुनिया नापने के जबरदस्त जज्बे के कुछ ही समय बाद मिंग राजवंश ने अचानक जैसे अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा क्यों? वो बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदरूनी मामलों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और उन्होंने चीन की महान दीवार को और मजबूत करना शुरू किया। सोचिए, एक तरफ दुनिया खोजने निकलना और फिर खुद को दुनिया से अलग कर लेना। ये तो वाकई अजीब है। तो हमने आज देखा कि कैसे इन राजवंशों की कहानी सामने आती है। हान राजवंश की स्थिरता और नई खोजें। हाँ, फिर तांग का वो सांस्कृतिक शिखर और खुलापन। युआन के दौर का वो बड़ा एकीकरण, भले ही बाहरी शासन में। और फिर मिंग राजवंश की वो शुरुआती समुद्री यात्राएं और उसके बाद का वो एकाकीपन, वो आइसोलेशन। बिल्कुल। तो ये सब जानकारी हमें इन स्रोतों से मिलती है। और जैसा कि आखिर में स्रोत याद दिलाते हैं, ये एकाकीपन, ये आइसोलेशन बाद में चीन के लिए काफी महंगा साबित हुआ, खासकर तब जब औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी ताकतें उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास में ये जो चक्र है, कभी दुनिया के लिए खुल जाना और कभी खुद को समेट लेना, इसका आखिर मतलब क्या है? सही सवाल है। क्या अतीत में लिए गए ये फैसले आज भी किसी न किसी तरह गूंजते हैं? खैर, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, चीन का भविष्य अगले 50 साल। इसमें अगले 5 दशकों में चीन किस तरफ जा सकता है, इस पर कुछ अहम बातें बताई गई हैं। ये लेख चीन की अपनी अंदरूनी मुश्किलों, उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी उम्मीदों और हाँ, भविष्य में क्या हो सकता है, इसके कुछ अंदाजों पर रोशनी डालता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल के देखते हैं। शुरुआत होती है चीन के सामने जो बड़ी अंदरूनी चुनौतियां हैं उनसे। खास तौर पे ये जो जनसांख्यिकी का मसला है, मतलब आबादी का बूढ़ा होना, काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और साथ ही शहरों और गांवों के बीच आमदनी का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ मतलब कागजी बातें या आंकड़े नहीं है, ये वो चीजें हैं जो चीन की जो आर्थिक रफ्तार है और जो सामाजिक स्थिरता है उसकी नींव पर असर डाल सकती है। आप सोचिए, कम काम करने वाले लोग और ज्यादा बुजुर्ग, इसका सीधा मतलब है पेंशन और सेहत पर कितना ज्यादा बोझ पड़ेगा। और अगर अमीर गरीब का फर्क बढ़ता ही गया तो समाज में एक तरह की बेचैनी भी तो बढ़ सकती है, जैसा स्रोत इशारा करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि चीन की जो तरक्की की कहानी हम सुनते आए वो पलट जाए? क्योंकि इतिहास देखें तो चीन ने कई मुश्किलों का सामना किया है और वो पार भी पा चुका है। ये बहुत सही सवाल है और स्रोत भी ये दिखाता है कि हाँ, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है इसमें। लेकिन ये वाली जो चुनौतियां हैं वो शायद थोड़ी अलग है। जैसे आबादी का बदलना, ये एक धीमी प्रक्रिया है पर इसके नतीजे बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ नए नए हुनर चाहिए, वहाँ अगर युवा काम करने वाले कम होंगे तो इनोवेशन, नई सोच, उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह की, आप कह सकती है, रस्साकशी है। बिल्कुल। और इसी रस्साकशी की दूसरी तरफ है चीन की टेक में आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छाएं।
स्रोत बताता है कि चीन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर वो 6G, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब क्षेत्रों में दुनिया में मतलब टॉप पर पहुंचना चाहता है। और साथ ही वो पश्चिमी देशों के चिप्स और सॉफ्टवेयर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात नहीं है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये चीन की दुनिया में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश है। जैसे एआई से वो अपनी निगरानी व्यवस्था, अपना प्रशासन उसे ज्यादा कुशल बना सकता है। 6G उसे आने वाले दौर की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीडर बना देगा। बायोटेक्नोलॉजी सेहत के लिहाज से और शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी अहम है। और क्वांटम कंप्यूटिंग, वो तो जैसे पूरी कंप्यूटिंग की दुनिया ही बदल सकती है, एन्क्रिप्शन से लेकर नई दवाएं खोजने तक। सही। और पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता कम करना, इसका सीधा मतलब है अमेरिकी प्रतिबंधों या किसी भी बाहरी दबाव से खुद को बचाना। ये एक तरह से तकनीकी आजादी पाने जैसा है। तो ये जो तकनीकी सपने हैं, क्या ये हकीकत बन सकते हैं, खासकर तब जब देश के अंदरूनी हालात में इतनी चुनौतियां हों? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या चीन अपनी तकनीकी ताकत के दम पर इन अंदरूनी मुश्किलों का हल निकाल लेगा, जैसे बूढ़ी होती आबादी या बढ़ती असमानता, या फिर ये मुश्किलें ही उसकी जो ऊंची उड़ान भरने की इच्छा है उस पर ब्रेक लगा देंगी? स्रोत इसी कश्मकश को, इसी टेंशन को दिखाता है। और इन्हीं अंदरूनी चुनौतियों और बाहरी महत्वाकांक्षाओं के बीच स्रोत भविष्य के 3 संभावित रास्ते बताता है। पहला, चीन एक ऐसी ग्लोबल सुपर पावर बन जाए जो अमेरिका को टक्कर दे, या शायद उससे भी आगे निकल जाए। इसके लिए उसे टेक में दबदबा बनाना होगा और अपनी अर्थव्यवस्था को भी सफलतापूर्वक बदलना होगा। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि वो एक ताकतवर क्षेत्रीय खिलाड़ी बना रहे, मतलब उसका असर मुख्य रूप से एशिया तक ही सीमित हो सकता है देश की अंदरूनी समस्याएं उसे दुनिया पर छाने से रोक दें। और तीसरा, कि अंदरूनी आर्थिक और राजनीतिक दबाव इतने बढ़ जाएं कि देश एक तरह के ठहराव का शिकार हो जाए, मतलब विकास की रफ्तार ही थम जाए, इन्हीं जनसांख्यिकी और असमानता जैसी समस्याओं के कारण। हाँ, तो ये तीनों रास्ते दिखाते हैं कि कितना कुछ दांव पर लगा है। और ये सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर कौन सी ताकत ज्यादा असर डालेगी, चीन की अंदरूनी कमजोरियां या फिर उसकी तकनीकी छलांग? स्रोत भी मतलब किसी एक नतीजे पे पक्की मुहर नहीं लगाता। वो यही बताता है कि भविष्य अनिश्चित है और तीनों ही बातें हो सकती हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि चीन आने वाले सालों में कैसे फैसले लेता है, कैसे कदम उठाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि स्रोत चीन के भविष्य को एक बड़े ही नाजुक संतुलन के तौर पर दिखा रहा है। एक तरफ गहरी अंदरूनी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ आसमान छूती तकनीकी उम्मीदें। और स्रोत के अंत में जो बात कही गई है वो बहुत मायने रखती है। ड्रैगन सदियों की नींद से जागा है, अब वो उड़ेगा या ठोकर खाएगा ये उसके अगले कदमों पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ अनिश्चितता नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि आने वाला वक्त कितना अहम है। चीन के अगले कुछ दशक सिर्फ उसके अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्या कोई चौथा बिल्कुल अनपेक्षित, अनसोचा रास्ता भी हो सकता है? क्या पता टेक्नोलॉजी और जनसांख्यिकी का ये जो घालमेल है, ये कोई ऐसा नतीजा दे जिसके बारे में अभी हमने सोचा भी ना हो।